हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में एनवायरमेंटल एक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो एनवायरमेंट के ख़िलाफ़ हैं और उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है या फिर क्या क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो है, उसके बारे में हमने बात की। तो चलिए इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मुलाई पायेंग। जादव मुलाई पायेंग की स्टोरी से आपने क्या सीखा? तो ये स्टोरी जो है जादव मुलाई पायेंग की, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42। पॉइंट इज़ द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। अभी यहाँ पर टाइटल ही ऐसे दिया है आपको कि बिग स्टोरी, यानी कि एक बड़ी स्टोरी है लेकिन एक छोटे से आदमी की, यानी कि ये कोई सुपरस्टार नहीं है या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई फेमस इंसान नहीं है, फिर भी इसने इस तरह का कुछ जो काम किया है, इसकी वजह से ये जो है सक्सेस स्टोरी या फिर मॉडल स्टोरी हम कह सकते हैं, ये बन गई है। अभी देखते हैं क्या है। जादव मुलाई पायेंग इज़ अ हाईली कैपेबल पर्सन इन आसाम। ये एक कैपेबल पर्सन था, आसाम में रहने वाला। बॉर्न इन 1963, ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल की उम्र से ही वो फॉरेस्ट वर्कर, एज अ फॉरेस्ट वर्कर काम कर रहा था। सो वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज। एक दिन क्या हो गया, बहुत सारे जो स्नेक्स थे, मरे हुए स्नेक्स, तो वो क्या हो गए फ्लड के साथ। फ्लड में जैसे आपको पता है जब रिवर को फ्लड आता है, यानी कि रिवर कौन सी भी फ्लडेड बन जाती है, वहाँ पर आसाम में जो मोस्टली रिवर बहती है वो कौन सी है? बड़ी रिवर ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर में फ्लड आ गया था, तो उस वक्त बहुत सारे जो स्नेक्स थे उसमें वो क्या हो गए थे? मर गए थे। सो रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज एज द प्रिवेंटिव मेजर। अभी ये सब रोकने के लिए या फिर उन स्नेक की डेथ ना हो या फिर इस तरह का माहौल ना हो, इसलिए उसने क्या किया, मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स। उसने क्या किए, 20 ऐसे बाम्बू के प्लांटलेट्स जो हैं वो वहाँ पर लगा दिए। In 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectare of land. अभी 1979 में वहाँ का जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक सोशल अफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया। उसके अंतर्गत उन्होंने 200 हेक्टर जो ज़मीन थी उसके ऊपर पेड़ लगाना शुरू किया। सो मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। अभी सारे वर्कर्स जो थे, जैसे ये ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, जैसे आपको पता है लोग अक्सर ट्री प्लांट तो कर देते हैं प्लांटेशन के नाम पर, लेकिन बाद में उसका कोई ख्याल नहीं रखता। लेकिन मोलाई जो था, ये सारे वर्कर्स जो थे, उन्होंने 200 हेक्टर्स पर प्लांट्स तो लगा दिए, लेकिन उसकी बाद में केयर किसी ने नहीं की। लेकिन मोलाई तो सबसे अलग था, उसने क्या किया, उस प्लांट्स की केयर करना शुरू किया, उनको पानी देना, हर रोज़ उनको देखभाल करना उनकी, ये काम मोलाई करता था। मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्री इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, 200 हेक्टर्स ज़मीन पर उनको पेड़ लगाने थे, उन्होंने लगा दिए, बस ख़त्म बात। लेकिन मोलाई जो है, मोलाई रुका नहीं। 200 हेक्टर्स ज़मीन के बाद, मतलब वहाँ पर पेड़ लगाने के बाद भी उसने प्लांटिंग का जो है काम कंटिन्यू रखा एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज़। ना सिर्फ वो ट्री प्लांट कर रहा था, उनकी केयर भी करता था।
उनकी देखभाल भी सही तरीके से करता था। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, अभी उसका परिणाम क्या हुआ, ये कंटिन्यू पेड़ लगाते गए। सो बाद में बैरन एरिया जो था, वो मतलब जहाँ पर कुछ उगता नहीं था, ऐसे मतलब खाली पड़ी हुई ज़मीन थी। सो बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स का यहाँ पर हिसाब दिया है। 1360 एकड़ मतलब पूरा उतना एरिया जो है वहाँ पर उसने जादव मोलाई पायेंग ने ट्री प्लांटेशन किया। और वो एरिया जो है वो पेड़ लगाने की वजह से उसका क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया। सो टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोहरट डिस्ट्रिक्ट, आज अगर आपको ये जंगल देखना है तो वो कहाँ पर है, कोकिलामुख जो एरिया है ऑफ जोहरट डिस्ट्रिक्ट का, आसाम में जो आता है, तो वहाँ पर ये जंगल है। इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्डवर्क फॉर 30 ईयर्स, अभी ये सब इतना एकड़ एरिया कवर करने के लिए प्लांट से उसको कितने साल लग गए, 30 साल लग गए। मतलब उम्र के 30 साल जो है वो कंटिन्यूस ट्री प्लांटेशन करते गया। किसी ने उसको बोला नहीं था ट्री प्लांट करने के लिए, या फिर उसको पैसे भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप ही वो काम करते गया कंटिन्यूसली। ही हैड डन दैट वर्क एंड 1360 एकड़ ज़मीन पर उसने पेड़ लगाए। उसके लिए उसको कितने साल लग गए, 30 साल लग गए। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ अ प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसको क्या किया, प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है पद्मश्री नाम का अवार्ड से उनको नवाजा, क्योंकि ये जो काम है उन्होंने अकेले नहीं किया था। पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, अच्छी तरह से केयर करना, ये सारी चीज़ें वो अकेले करते थे। इतना एरिया जो है वो पेड़ लगाए, उम्र के 30 साल जो है उसमें डाल दिए, मतलब यही एक बड़ी सोच है। सो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड गवर्नमेंट ने दिया ऑफ इंडिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। अभी इस काम की तुलना किसी काम से नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक सिंपल, पहले तो सिर्फ दिखाई देने वाला एक सिंपल प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। 200 हेक्टर्स पर ही उन्होंने पेड़ लगाने थे, लेकिन उसमें भी इसकी जो मोटिवेशन आप देख सकते हैं जादव मोलाई पायेंग की, उन्होंने क्या किया, ये काम जो है वो कंटिन्यूअसली रखा और पेड़ लगाते गए और उसका अब क्या हो गया है, जंगल बन गया है। सो नाउ इट इज़ द वेल नोन एज अ मोलाई जंगल, और उस जंगल को नाम भी गवर्नमेंट ने दे दिया है, दैट इज़ मोलाई जंगल। मोलाई के नाम से ही वो पहचाना जाता है। मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। अभी ये बात तो सच है, आपको जैसे पता है कि कुछ अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं तो कुछ लोग जो रहते हैं सोसाइटी के, उनसे वो देखा नहीं जाता, तो वो बहुत बार वो काम जो है वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने वैसे कहा है, मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो है इस दौरान 30 साल में उसको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग भी आए जंगल डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट अ सिंगल पर्सन इफ़ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश द न्यू फॉरेस्ट। तो यही आपको मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है कि अगर एक सिंगल पर्सन जो है उसने अगर सोच लिया तो वो पूरा फॉरेस्ट भी खड़ा कर सकता है, पूरा फॉरेस्ट जो है वो तैयार कर सकता है, एक नया फॉरेस्ट तैयार कर सकता है। तो यही एक मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरी हम कह सकते हैं जादव मोलाई पायेंग की। तो आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पायेंग, और मोटिवेशन जो है वो किस तरह से आपको इस स्टोरी से मिलती है, क्या इंस्पिरेशन मतलब आपको मिलती है, या फिर क्या आपने इस स्टोरी से सीखा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अक्सर 2 या फिर 3 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी पूरी स्टोरी भी आपको मतलब लिखने के लिए पूछी जाती है। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा फिर, तो आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, आसाम, उसका जो बॉर्न ईयर जो है या फिर नाम जो है,
या फिर कब कितनी ज़मीन पर उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, कौन सा डिपार्टमेंट था, किसने कितने साल में, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट जो है वो हाइलाइट्स करने हैं, वो लिखने हैं उस स्टोरी में, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने एकड़ पर वो जंगल बन गया, अभी उस एक जंगल का नाम क्या है, कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट में वो जंगल आता है, सो मोलाई जंगल उसका नाम दे दिया। तो इस कहानी से आपको एक सीख मिल जाती है कि एक पर्सन जो है, सिंगल पर्सन ने अगर सोच भी लिया या फिर उसने ठान ली एक बार कि मैंने ये काम करना है, तो वो पूरा जंगल भी तैयार कर सकता है। यही एक स्टोरी बताती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंट का कंजर्वेशन जो है वो किस तरह से करना है, एंड बायोडाइवर्सिटी जो है उसका रोल क्या है। मोस्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इफ़ेक्ट जो है, हार्मफुल इफ़ेक्ट हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। हैव यू सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इन योर एरिया? कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो है आपने देखे हैं क्या? कुछ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट जो हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट आपने महसूस किए हैं क्या आपके एरिया में? आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स। अपना जो लिविंग वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वो वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से क्या है, डाइवर्स है, डाइवर्सिफाई है। यहाँ पर आपको हर एक जो है बहुत मात्रा में आपको क्या दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है, डिफरेंस दिखाई देता है। हर प्लांट है, एनिमल्स हैं, उसके अंदर आपको डाइवर्सिटी जो है वो देखने के लिए मिलती है। इट कंसिस्टेड ऑफ वैरायटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसमें अपने जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं वो भी आ जाते हैं, उसमें डाइवर्सिटी आप बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। अभी ये बात आपको सोचने वाली बात है कि कुछ एनिमल्स के बारे में आपने आपकी अर्लियर जनरेशन से सुना होगा, ये एनिमल था, ऐसा एनिमल हुआ करता था, लेकिन अभी वो एनिमल जो है आपको दिखाई नहीं देता, या फिर वो स्पेसीज जो है वो दिखाई नहीं देती। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अभी इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो एनिमल्स की जो स्पेसीज है वो डिक्लाइन होती जा रही, या फिर रेयर होते जा रहे एनिमल, या फिर वो उनकी स्पेसीज जो है वो पूरी तरह से वैनिश हो गई है, दिखाई नहीं देती अभी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैरायटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी एक रिचनेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैरायटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में वैरायटीज है, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस है। इकोसिस्टम एंड द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पेसीज। और ये किस वजह से है? ये बायोडाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी हमें किस वजह से देखने को मिलती है? क्योंकि इसके पीछे जीनेटिक वेरिएशन भी रिस्पॉन्सिबल है। जीन लेवल पर जो वेरिएशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सो जीन लेवल पर उसका वेरिएशन है, इस वजह से अलग अलग स्पेसीज के अंदर भी, विद इन द स्पेसीज उन्होंने कहा है, स्पेसीज के अंदर भी आपको जीन लेवल पर वेरिएशन दिखाई देता है। सो बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। अभी 3 डिफरेंट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, हाउ द बायोडाइवर्सिटी इज क्लासिफाइड। बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरह से क्लासिफाई की जाती है और किन 3 लेवल पर, या फिर एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 3 लेवल है। पहली जो है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड जो है स्पेसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब किन चीज़ों में या फिर किस तरह से हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर ऐसे पूछा तो आपको हर एक जो है वो चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी जेनेटिक डाइवर्सिटी नाम में ही
दिया है या फिर नाम से ही आपको पता चल जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि ये जो डाइवर्सिटी है ये टोटली क्या है, जीन लेवल पर डिपेंड है। जीन लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, जीन लेवल पर जो डिफरेंस है एनिमल्स में, उसके बारे में बात की है। तो चलिए देखते हैं। occurrence of the diversity among the organisms of same species is genetic diversity। ये यहाँ पर आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है। occurrence of diversity, डाइवर्सिटी है लेकिन किस चीज़ की वजह से, among the organism of same species, एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म लेकिन उनमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है आपको। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, ईच ह्यूमन बीइंग इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यानी कि आप देख सकते हैं इंडियन जो लोग हैं वो दिखने में अलग हैं, चाइना के लोग अलग हैं, जापान के लोग अलग हैं, कोरिया के लोग अलग हैं। मतलब हर एक कंट्री के लोग जो है वो दिखते अलग हैं, लेकिन वो सभी जो है वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी है। हम सब क्या है, ह्यूमन है, लेकिन फिर भी इसी स्पेसिस के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंस जो है, वैरायटी जो है वो आपको दिखाई देती है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीसीज अराइजेस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज whose members involved in a sexual reproduction। अभी ये बात ऐसे क्यों कही है आपको, तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट ऑफ द स्पीसीज। वाइपिंग आउट यानी कि क्या, पूरी तरह से एक आध स्पीसीज जो है वो नष्ट हो सकती है या फिर रिमूव हो सकती है नेचर से, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। अराइजेस कब हो सकता है ऐसे, लेकिन इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज, स्पेसीज के अंदर ही डाइवर्सिटी अगर डिक्रीज हो गई, हाँ, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्पेसीज के अंदर ही डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। मतलब क्या, वही अगर जीन जो है, सेम जीन का सीक्वेंस जो है, वही सेम जीन जो है अगर पॉपुलेशन में क्या हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डाइवर्सिटी जो है अलग दिखना, या फिर हर एक ह्यूमन बीइंग जो अलग दिखता है एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही जीन जो है वो रिपीट होते चले जाएंगे। तो इस वजह से द स्पीसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व, और ये किस मेंबर्स में हो सकता है, मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अभी आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेंबर्स है जितने भी, मतलब जो कुछ भी एनिमल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तैयार हो जाते हैं, या फिर उनकी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो जाती है, तो उनमें ये बात हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अराइजेस देयर इज अ डिक्रीज इन डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज। क्यों, क्योंकि अगर जीन लेवल पर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, जीनेटिक लेवल, जीन सीक्वेंस जो है वो हर एक आदमी का अगर सेम रहा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एनिमल्स की स्पेसीज जो है वो वाइप आउट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी के बारे में आपको क्या लिखना है, innumerable species of organisms occurs in the nature। innumerable means uncountable, आप काउंट भी नहीं कर सकते, आप गिन भी नहीं सकते, इतनी स्पेसीज है ऑर्गेनिज्म की नेचर में। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीसीज डाइवर्सिटी, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, डिफाइन स्पीसीज डाइवर्सिटी, तब आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अभी स्पीसीज डाइवर्सिटी किन में दिखाई देती है, प्लांट्स में दिखाई देती है, अलग अलग प्लांट जो है, एनिमल जो है, या फिर जितने सारे माइक्रोब्स हैं उनके अंदर भी हम स्पीसीज डाइवर्सिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी क्या है, जैसे आपने पढ़ा है इसकी पिछली वीडियो में, इकोसिस्टम क्या है, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, तो इकोसिस्टम में किस तरह से डाइवर्सिटी दिखाई देती है, चलिए देखते हैं। Many ecosystems are present in each region। हर एक रीजन में
बहुत सारी इकोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। इकोसिस्टम बनती ही किससे है? तो इट इज़ फॉर्म थ्रू द इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन होता है किस चीज़ में? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर उनके हैबिटेट हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? इंट्रैक्शन हो जाता है। इस वजह से उन्होंने कहा है इकोसिस्टम जो है, डाइवर्स इकोसिस्टम वहाँ से बनती हैं। सो ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर। हर एक इकोसिस्टम का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक इकोसिस्टम्स के एनिमल जो है वो अलग है, प्लांट्स जो है वो अलग है, माइक्रोब जो है हर एक इकोसिस्टम में रहते हैं ये सारी चीज़ें, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब। अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग फैक्टर, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ, सो वो नेचर के सारे जो फैक्टर हैं वो हर एक इसमें रहते हैं। इकोसिस्टम आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अभी कौन से दो टाइप हैं इकोसिस्टम के आपको याद रखना है। दो टाइप की इकोसिस्टम्स रहती है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आपको ये बताना है। तो इस तरह से आपको आंसर जो है, आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफाई बायोडाइवर्सिटी और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, और मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, फिर उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। बायोडाइवर्सिटी पहले क्या है, बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ से बनी है या फिर किस वजह से बायोडाइवर्सिटी है, ये आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, उसके जो क्लासिफिकेशन है डाइवर्सिटी के वो आपको देने हैं। और उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में एग्जाम्पल मोस्टली लिखने हैं। जहाँ जहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं मोस्टली वहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा, इससे जो ज़्यादा जो इम्पैक्ट है आपका पड़ेगा पेपर के ऊपर। तो इस वजह से इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने जाना स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, उसके बारे में जादव मोलाई पाइंग के बारे में हमने जाना, और एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी किस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 3 लेवल पर उसका क्लासिफिकेशन होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।